चलिए सर देख लेते हैं इसको क्या कहता है ये सेक्शन 292B एंड 292BB। बेसिकली क्या छोटे मोटे एरर हो जाते हैं, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि नोटिस इशू करना जरूरी है असेसमेंट करने के लिए, है ना। एक एग्जांपल में मैंने कंपैरिजन कराया था कि अगर असेसमेंट करना है तो इस दिन तक ऑर्डर साइन हो जाना चाहिए, नोटिस भेजनी है तो इस दिन तक मिल जानी चाहिए। अगर असेसमेंट करना है तो नोटिस भेजनी पड़ेगी, रिटर्न फाइल करना होगा मुझे। अगर मेरी तुम्हें असेसमेंट करनी है तो तुम मुझे नोटिस भेजोगे, है ना। और या फिर अगर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करना है तो तुम मेरे को 144 का नोटिस भेजोगे। तो क्या होता है, ये जो फॉर्मेलिटीज है कंप्लायंस की, छोटी छोटी कंप्लायंस की, वहां पे कभी कभी ना टाइपो एरर हो जाते हैं। कभी एड्रेस में कुछ गलती हो जाती है। मान लो नोटिस आई, ठीक है, मेरा नाम है सूरज अग्रवाल, नोटिस आ गई सूरज तुलसियान के नाम से। अग्रवाल की स्पेलिंग मैं लिखता हूं AGRA, मेरे पास जो नोटिस आई है AGGARWAL के नाम से आई है नोटिस। समझ रहे हो। तो से मेरा मान लो HUF की मैंने रिटर्न फाइल की थी, नोटिस मेरे नाम पे आ गई है HUF की जगह पे। तो कभी कभार क्या होता है, छोटी छोटी गलतियां, टाइपो एरर, क्लैरिकल एरर होते रहती है, कोई रिटर्न फाइल करने में, कोई नोटिस आने में, कोई समन आने में, कोई असेसमेंट ऑर्डर होने में, या किसी भी प्रोसीडिंग्स में छोटे छोटे एरर को नजरअंदाज करना चाहिए। वो एक बेसिस नहीं बनना चाहिए कि सर नोटिस ही गलत है और असेसमेंट ही गलत है। तो उसके लिए ये सेक्शंस हैं कि छोटी छोटी गलतियां अगर हो रही हैं तो उसको नजरअंदाज करो और पर्पस देखो, मेन पर्पस फुलफिल हो रहा है ना, बस खत्म। मान लो मैंने कोई सेक्शन लिखा, नोटिस भेजते समय एक सेक्शन लिखा और उसमें कुछ एक एरर हो गया, क्लॉज ए की जगह क्लॉज बी लिख दिया। मेरा नोटिस तुम्हें मिला, तुमने उसका रिस्पॉन्स ठीक से दिया, मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया, असेसमेंट भी कर दिया। अब तुम ऊपर अपील में जाके बोलते हो सर इन्होंने क्लॉज गलत लिखा था। तो भाई जब क्लॉज मैंने गलत लिखा था तो उसी समय ऑब्जेक्ट करता ना जब मैंने नोटिस भेजी थी। अपील में जाके क्यों कह रहा है। तो इसीलिए ये सेक्शन इंसर्टेड है हमारे एक्ट में कि जो बात कहनी है सही गलत वो उसी समय कहो AO के सामने। अपील में जाके मत कहो कि AO ने यहां पर ये गलती लिखी थी, ये गलती लिखी थी, मेरे नाम नहीं लिखा था, मेरे नाम में मेरे भाई का नाम भी जोड़ दिया था। और जब मान लो कोई नोटिस आई, समन आया और उसका पर्पस वहां फुलफिल हो रहा है, सामने वाला समझ रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, तो फिर वैलिड है ना। मैं अपनी बात तुम तक पहुंचाना चाहता हूं और वो तुमको मैंने पहुंचा दी। अब भले डॉक्यूमेंट में कुछ भी लिखा हो, क्या फर्क पड़ता है, बात तेरे समझ में आ गई, तूने वो काम कर दिया, मतलब ठीक है, मैं ठीक बोल रहा था तुम्हें। लीगली वो गलत था। देखो ये सिर्फ इतना ही कह रहा है कि लीगल जो कंप्लायंस है उसको रिजिड होके मत पढ़ो कि एक छोटा सा कॉमा का मिस्टेक हो गया तो आप आगे जाके असेसमेंट को बोलोगे इनवैलिड असेसमेंट। ऐसा नहीं करना है। तो कहता है रिटर्न ऑफ इनकम एटसेट्रा नॉट टू बी इनवैलिड इन सर्टेन ग्राउंड्स, ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। पेज नंबर C31 पे है, सेक्शन 292B एंड 292BB। मेरी जो 11th एडिशन की बुक थी उसमें भी ये सेक्शन मैंने पढ़ाए थे, लेकिन वो पीछे के जो 3-4 चैप्टर है उसमें पढ़ाए थे। अब मैंने इस बुक में इसको शिफ्ट कर दिया है, कहा असेसमेंट प्रोसीड्यूर चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में। नया नहीं है, ये पिछली बुक में भी था हमारे, बट चैप्टर अलग था इसका। लास्ट के जो 3-4 मेरे छोटे छोटे थ्योरेटिकल चैप्टर हैं, मिसलेनियस टॉपिक बोल के, उसमें पढ़ाया था बच्चों को। कहता है रिटर्न ऑफ इनकम, कहता है यहां से पढ़िए, नो रिटर्न ऑफ इनकम और असेसमेंट और नोटिस और समन और एनी अदर प्रोसीडिंग्स ऑफ इनकम टैक्स एक्ट furnished, made, issued, taken, purported to have been furnished or made or issued or taken in pursuance of any of the provision of this act shall be invalid merely by reason of any mistake, defect, omission in such return of income, assessment, notice, summon or other proceedings. If such return, assessment, notice, summon, other proceedings is in substance and in effect in conformity with or in accordance with the intent and purpose of this act. छोटी मोटी गलती, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है ना, मैंने रिटर्न फाइल करते समय मेल की जगह फीमेल लिख दिया। तो छोटी मोटी गलती को नजरअंदाज किया जा सकता है जहां पर एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट देख रहे हैं और जो एक्ट में बात हो रही है वो कंफर्म कर रहे हैं, वो रिटर्न, नोटिस, समन, असेसमेंट ओवरऑल एज पर एक्ट ही चल रहा है। बट छोटी मोटी इश्यूज को आप नजरअंदाज करके आगे बढ़ें, उसके बेसिस पर
ये नहीं कहे कि पूरा प्रोसेस ही क्या है, इनवैलिड है। व्हेन इट इज कन्फर्मिंग इन सब्सटेंस all the provisions, whether the intention, if the intention is as per the law and overall जो भी प्रोसेस है रिटर्न फाइल का, नोटिस भेजने का या असेसमेंट का, वो ओवरऑल लॉ को कंफर्म कर रहा है, लॉ के अकॉर्डिंग ही हुआ है। खाली एक आध जगह छोटे मोटे एरर हो गए, मिस्टेक, ओमिशन। मैंने बोला ना, एक जगह मैंने सेक्शन ठीक लिखा, सब सेक्शन ठीक लिखा, क्लॉज गलत लिख दिया, तो दैट शुड नॉट बिकम अ ग्राउंड टू रिजेक्ट द होल प्रोसेस। नोटिस गलत है जी तो नोटिस गलत है तो असेसमेंट गलत है जी, रिटर्न गलत है तो जी असेसमेंट गलत है जी, ये नहीं होना चाहिए फ्यूचर में। अब देखिए, और हमने क्या पढ़ा, असेसमेंट अगर करना है 143(3) का तो नोटिस आना जरूरी है, नोटिस मुझे मिलना जरूरी है, टाइम पर मिलना जरूरी है। क्या पढ़े, 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच द रिटर्न इज फाइल्ड। हुआ क्या यहां पे, एक होता है नोटिस ही नहीं भेजना, तब तो गलत है। मान लो तुमने असेसमेंट कर दी, एओ ने बेस्ट जजमेंट की असेसमेंट कर दी 144 की, लेकिन नोटिस ही नहीं भेजा 144 का, और ना 121 का, 142(1) का पहले कोई नोटिस आया है, सीधा असेसमेंट कंप्लीट, गलत है, गलत है, उसके लिए यह सेक्शन नहीं है। मान लो एओ ने 143(3) का असेसमेंट कर दिया, लेकिन 143(2) की नोटिस ही नहीं भेजी, उसको क्योर नहीं किया जा सकता इस सेक्शन के थ्रू। नोटिस भेजना था ना, वो भेजते, भेजा ही नहीं तो ये सेक्शन कोई हेल्प नहीं करेगा। भेजा सर भेजा, लेकिन 2 दिन लेट से मिला। जैसे मान लो डिपार्टमेंट ने, मैं डिपार्टमेंट हूं, मैंने तुमको नोटिस भेजी 143(2) की, 2 दिन लेट से पहुंची, लेकिन तुमने उस नोटिस में वो 2 दिन लेट वाली बात गौर नहीं की, तुमने उस नोटिस का मुझे रिप्लाई कर दिया, यानी तुमने एक तरह से उसको एक्सेप्ट कर लिया, रिप्लाई भी कर लिया, हमने फिर है ना काफी सारा है ना डिस्कशन भी किया, फिर मैंने तुमको नोटिस भेजी, फिर तुमने रिप्लाई किया, कह के मैंने फाइनली असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया। अब तुम ऊपर अपील में जाके कहते हो कि जी नोटिस गलत आई थी, 2 दिन लेट से आई थी, 2 दिन लेट से आई थी तो तुमने असेसमेंट को जाके ना कंटिन्यू क्यों किया, वहीं पर तुम मना कर देते। सर देखो ना, इन्होंने नोटिस मुझे ना भेज के मेरे भाई को भेजा है, नोटिस में देखो ना ये असेसमेंट ईयर गलत कर दिया है। जैसे नोटिस में असेसमेंट ईयर गलत वाली बात तो यहां आ जाएगी, यहां पर एक लिख सकते हो नोटिस आई या असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ, असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ, उसमें मैंने असेसमेंट ईयर गलत लिख दिया, तुम्हारा से पैन नंबर गलत लिख दिया। नोटिस आई, उसमें तुम्हारा पैन नंबर गलत है, नाम गलत है, एड्रेस गलत है, कुछ भी गलत हो सकता है, लिख लो, यहां पे ध्यान रहेगा। नोटिस आई, नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है एक, नोटिस आई असेसमेंट ईयर गलत लिख दिया, असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ, उसमें कुछ मैंने ना वही बेसिकली पैन नंबर, एड्रेस, नाम, एसएससी का नाम लिखना था, एसएससी की कंपनी का नाम लिखना था, मैंने कंपनी में लिमिटेड लगाने की जगह फर्म लगा दिया, कुछ भी क्लैरिकल एरर हो गई, एंड इट्स अ प्राइमा फेसिया मिस्टेक, क्लैरिकल मिस्टेक, वो वाली बात भी लिख लो, क्लॉज लिख दिया गलत, सब क्लॉज गलत लिख दिया, ऑर्डर पास करते समय, नोटिस भेजते समय क्लॉज सब क्लॉज का एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, सब क्लॉज 1 लिखना था 2 लिख दिया, तो दैट शुड नॉट बिकम अ ग्राउंड फॉर टू मेक इट वॉइड, वो भी बाद में अपील लेवल पे। शुरू में तो तुम कुछ नहीं बोले, अरे अगर गलत था नोटिस, मैंने तुमको एक गलत नोटिस भेजी, तो तुम बोल देते सर इस नोटिस का क्या जवाब दो, इसमें तो सेक्शन सब सेक्शन ही गलत है, तो मैं ठीक तुमको तुरंत दूसरी नोटिस भेज देता सही करके, तुम मुझे नहीं बोले, और अब ऊपर मेरे अगेंस्ट में अपील कर रहे हो। जब मैंने ऑर्डर पास कर दिया, तुम पर पेनल्टी लगा दी, तब तुम ऊपर जा रहे हो अपील करने के लिए, तो गलत है ना, तुम्हें पता चल गया था, शुरू में कह देते गलत है। अब यहां क्या हुआ, यहां नोटिस तुमको नहीं देके, एक्ट में लिखा हुआ था कि असेसमेंट करना है तो नोटिस दो, मैंने नोटिस दी है तुमको, लेकिन तुमको ना देके तुम्हारे नौकर को पकड़ाया, भाई को पकड़ाया, तुम्हारे घर में मम्मी पापा को पकड़ा दिया, तुम्हारे यहां किराएदार था उसको पकड़ा दिया, लेकिन उस आदमी ने फिर तुम्हें लाके नोटिस दी है, यानी एक तरह से मिल गई, और तुमने उस नोटिस का जवाब भी दिया है, फिर मैंने असेसमेंट भी किया है, तो अब आगे जाके क्यों कह रहे हो कि नोटिस तुमको नहीं मिली? तुमको मिली किसी के थ्रू, डायरेक्ट डिपार्टमेंट से मिलनी थी तुमको, डिपार्टमेंट ने क्या किया, बाहर गेट पे बेल बजाया, ऑफिस है मान लो, ऑफिस में पियोन को देके चला गया, वो पियोन ने तुमको दिया ना, तुमने उस नोटिस का रिप्लाई दिया ना, बात बराबर है। और इसका तो बेस्ट एग्जांपल है, तुम्हारे पड़ोसी को दे दिया, वो एड्रेस था ना 2/5, तो एड्रेस था 2/6, वहां जाके दे दिया तुम्हारे पड़ोसी को, तुम्हारे पड़ोसी ने तुमको जाके दे दिया, देखा ये नाम तो बगल वाले का, दे दिया,
कहता है सर टाइम पे नहीं मिला। तो टाइम पर नहीं मिला तो असेसमेंट को क्यों आगे बढ़ने दिए? तुमको मैंने एक नोटिस भेजी, तुमको लग रहा है ये टाइम पर नहीं सर्व हुई है, तो उसी समय तुम रिप्लाई में ऑब्जेक्शन कर देते। तुमने उस गलत नोटिस के बेसिस पर असेसमेंट होने दे दिया। तो जब असेसमेंट हो चुका है तो अब 292 बोलता है डबल बी कि अब तुम ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते नोटिस के टाइम पे। नोटिस तुमको नहीं मिली, किसी और को मिली, और या फिर इम्प्रॉपर मैनर में सर्व हुई। मान लो नोटिस आनी थी स्पीड पोस्ट से, ठीक, स्पीड पोस्ट से ना आके जनरल पोस्ट से आई, तो ये गलत है। लेकिन तुमको ऑब्जेक्शन उसी समय करना चाहिए था जब ये नोटिस आई थी, बाद में अपील लेवल पे नहीं करोगे। 292 डबल बी कहता है वेयर एन एसएससी हैज अपीयर्ड इन एनी प्रोसीडिंग्स और कोऑपरेटेड इन एनी इंक्वायरी रिलेटिंग टू एन असेसमेंट और रीअसेसमेंट, इट शैल डीम्ड दैट, जब तुम ऑलरेडी उस प्रोसीडिंग्स में अपीयर कर चुके हो, कोऑपरेट किए हो, तो यही माना जाएगा कि जो तुमको नोटिस मिली थी वो नोटिस तुम्ही को मिली है, टाइम पर मिली है और एज पर द लॉ मिली है। और वो एसएससी बाद में प्रिक्लूड, बाद में ये नहीं कह सकता है कि नहीं जी नोटिस मुझे नहीं मिली थी, मुझे टाइम पर नहीं मिली थी और मुझे इम्प्रॉपर मैनर में मिली थी। कब? अपील लेवल पे। अगर तुमको ऑब्जेक्शन करना है रिगार्डिंग की नोटिस तुमको नहीं मिली, तुम्हारे नेबर को मिली, गलत मिली, 1-2 महीने के डिले पे मिली, गलत तरीके से मिली, तो तुमको ड्यूरिंग द असेसमेंट कंप्लीट होने के पहले जब तुम नोटिस का रिप्लाई लेके गए थे तभी तुमको ये ऑब्जेक्शन कर देना था, तो फिर केस तुम्हारे फेवर में हो जाता। अगर तुम जिस समय नोटिस तुमको गलत मिली उसका जवाब तुम दे देते कि सर मैं इस नोटिस को फॉलो नहीं करूंगा, ये नोटिस इज नॉट एज पर द लॉ, तो वो नोटिस खत्म थी, वहीं पे वॉइड हो जाती, इनवैलिड हो जाती। लेकिन तुमने क्या किया, तुम्हें गलत नोटिस आई है, लेकिन तुमने गलत नोटिस का मतलब तुम्हें नहीं मिली, तुम्हें लेट से मिली, तुम्हें गलत तरीके से मिली, बट तुमने उसके बेस पर अपीयर किया है, जवाब रिप्लाई दिया है, तुम्हारा असेसमेंट भी हो गया। तो असेसमेंट हो गया तो माना जाएगा कि वो नोटिस गलत नहीं सही थी। तुम अपील लेवल पे, रिवीजन लेवल पे, आगे ऊपर हायर अथॉरिटी में तुम ये ग्राउंड नहीं ले सकते कि सर असेसमेंट गलत है क्योंकि नोटिस गलत है। हाँ, नोटिस नहीं भेजता तो और बात थी, बोला सर यहां लिखा तो है नोटिस नॉट सर्व्ड अपॉन हिम। सर नॉट सर्व्ड अपॉन हिम का मतलब है तुमको नहीं मिला, मैंने तुम्हें पड़ोसी को देके गया, तुम्हारे नेबर को, तुम्हारे भाई को। मैं तुम्हारे ऑफिस गया, वहां तुम नहीं मिले, तुम्हारा भाई मिला, उसको मैंने नोटिस दे दी और मैं आ गया। भाई ने तुम्हें दिया, तुमने उस नोटिस का जवाब दिया है, असेसमेंट हुआ है तुम्हारा, ठीक है। तो फिर अब तुम इसको ये नहीं कह सकते कि ये नोटिस गलत सर्व हुई है। तो यहां मेनली नोटिस को टारगेट किया है और यहां पर मेनली कोई भी छोटे मोटे एरर को टारगेट किया है, चाहे वो एरर नोटिस में हो, असेसमेंट में हो, रिटर्न में हो, समन में हो या किसी भी प्रोसीडिंग्स के प्रोसेस में हो, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला सेक्शन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 3-4 केस स्टडी भी हम लोग इस पे करेंगे। अभी जब केस स्टडी करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी इस पे। अब चल रहे हैं सीधा क्वेश्चन बैंक में और देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन हम लोग अब डिस्कस करने लायक बन चुके हैं, ठीक है। और कुछ नहीं, होमवर्क में मैंने आपको दिया था, पेज नंबर CC.9 पे है क्या ये क्वेश्चन। कहता है ऑर्डर फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 वाज पास्ड बाय असेसिंग ऑफिसर एज पर सेक्शन 143(3) बट द टाइपिस्ट रॉन्गली टाइप इन द ऑर्डर असेसमेंट ईयर 21-22। देख रहे हो क्या हुआ, लेकिन और प्रीवियस ईयर में भी उसने गलती कर दी। अब एसएससी अपील में क्या बोलता है कि ये इनवैलिड ऑर्डर है which was not accepted by CIT appeal on the ground of that error being a clerical error। क्या सही है CIT अपील? आंसर इज यस, CIT अपील सही है। नॉट एक्सेप्टिंग द क्लेम ऑफ द SSC इज वैलिड। सर मैंने पिछले सेशन में ही आपको बताया था, मैंने पिछले ही सेशन में आपको बताया था कि अगर मान लो नोटिस में आपका, मान लो मैंने आपको नोटिस दी, समन दिया, आपको असेसमेंट ऑर्डर कंप्लीट करके दिया, उसमें आपका एड्रेस गलत है, आपका नाम का सरनेम गलत है, पैन नंबर में मिस्टेक हो गया, ए की जगह बी लिख दिया, कुछ भी हो सकता है, क्लॉजेस गलत लिख दिए। सर वो अनइंटेंशनल एरर था, टाइपो एरर था, लॉ का इंटेंशन ऐसा नहीं था। तो इस चीज पर 292B का बेनिफिट लेके डिपार्टमेंट आपके आर्गुमेंट को वो रिजेक्ट कर सकता है। वही कर दिया इसने,
तो आपको ऐसी चीजों का एग्जाम में ध्यान रखना है, रिजिड नहीं होना है। ना जी, पैन नंबर में अगर थोड़ा बहुत भी मिस्टेक है तो वो है ना, आपका जो नोटिस आया था या जो असेसमेंट ऑर्डर आया तो वो इनवैलिड हो गया, तो नोटिस ऑफ डिमांड जो आई थी मैं कोई टैक्स नहीं दूंगा क्योंकि इसमें मेरा नाम का स्पेलिंग मिस्टेक है। देखो ना, असेसमेंट ईयर तो बहुत बड़ी मिस्टेक है ना, फिर भी उसको क्लैरिकल मिस्टेक बोल के आगे बढ़ गए, बेनिफिट दे दिया 292B का। और डिपार्टमेंट ने एसएससी के भाई असेसमेंट ईयर गलत लिख दो तो इसका मतलब तुम उसमें 5 लाख रुपए का टैक्स जो है वो नहीं दोगे। मान लो मैं तुमको नोटिस ऑफ डिमांड भेजता हूं और उसमें मैं असेसमेंट ईयर गलत लिख देता हूं, तो इसका मतलब क्या 5 लाख रुपए माफ? नहीं ना, कुछ तो लॉजिकल सोचो। तो इतना रिजिड आपको नहीं होना है किसी चीज के परफेक्शन पे, ये कहना चाह रहा है 292B। सर वही चीज रिपीट हो रही है यहां पर जो मैं ऑलरेडी आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं, यहां से लेकर यहां तक। और फिर फाइनली कह रहा है देयरफॉर अ क्लैरिकल मिस्टेक कैन नॉट इनवैलिडेट एन अदरवाइज वैलिड असेसमेंट। सर असेसमेंट परफेक्ट था, असेसमेंट में नोटिस भी आई आपके पास, असेसमेंट में अपॉर्चुनिटी भी मिली आपको, आपने अपने सबमिशन दिए, असेसिंग ऑफिसर ने उसको एक्सेप्ट भी किया है, खाली ऑर्डर पास करने के बाद वहां पर मिस्टेक हो गई। उस टाइपो एरर को तुम एक बेस नहीं ले सकते सेइंग कि असेसमेंट ऑर्डर ही इनवैलिड है। एंड हेंस सीआईटी अपील ने जो किया वो सही किया। तुमको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन प्लीज सर, इसमें क्या हुआ? ताई लिमिटेड filed its return of income for assessment year days on 26 September. The return selected for regular assessment for which notice under section 143 is served on the company on 3rd July. Last date इसकी कब थी? Last date इसकी कब थी? 30 जून 2023। हमने यही क्लास में पढ़ा है। जिस ईयर में तुम रिटर्न फाइल करते हो उसके एंड से 3 महीने के अंदर नोटिस आ जानी चाहिए, लेकिन कब आई है? 3 जुलाई को। डिले हो गया। लेकिन अब देखो तुमने क्या किया, कंपनी ने उस नोटिस का रिस्पॉन्ड कर दिया। ठीक, अब कहता है क्या? सर्विस ऑफ नोटिस इज विद इन टाइम और इफ नॉट वेदर द असेसमेंट ऑर्डर कैन बी चैलेंज्ड बाय द एसएससी। यानी तुमने उस नोटिस का रिस्पॉन्स दे दिया है। देखो एक होता है ना, हमने क्या पढ़ा क्लास में, पिछली क्लास में, तुम्हारे पास नोटिस आई, गलत सर्व हुई, तुम ड्यूरिंग द असेसमेंट जब इस नोटिस का रिप्लाई दे रहे थे तभी तुम ऑब्जेक्ट कर देते एओ को, सर मैं इस नोटिस को नहीं मानता, ये नोटिस गलत मिली है, आपको नोटिस मुझे देना था तो 30 जून और उसके पहले देते, अब मैं इस असेसमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, अब आपको जो करना है करिए। एसईसी को अगर इस नोटिस का ऑब्जेक्शन करना था तो असेसमेंट के अंदर करना था। अगर वो कर देता है तब तो ये नोटिस वैलिड नहीं होगी, और अगर वो नहीं करता है, नोटिस का रिप्लाई करता है, असेसमेंट में पार्टिसिपेट करता है और एओ ऑर्डर पास कर देता है। पार्टिसिपेट का मतलब क्या होता है? मैंने तुमको नोटिस भेज के डॉक्यूमेंट मंगाया, तुम डॉक्यूमेंट लेके आ गए, फिर मैंने तुमको दोबारा नोटिस भेजी, फिर तुम डॉक्यूमेंट लेके आ गए, और फाइनली मैंने तुम्हारे इश्यूज को डिस्कस करके तुम्हारे लिए असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया। तब तक तुम कुछ नहीं बोल रहे हो। अब अपील में तुम चिल्ला रहे हो कि जी नोटिस गलत थी। नोटिस गलत थी तो इसको अब ठीक कर दो 292BB। ये नोटिस ठीक हो गई। वाई? ये नोटिस गलत थी लेकिन अब ये ठीक हो गई। वाई? क्योंकि नोटिस के रिस्पॉन्स में यू हैव पार्टिसिपेटेड इन द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स एंड यू हैव नॉट ऑब्जेक्टेड द नोटिस, हेंस ऑर्डर इज पास्ड। अब ऑर्डर पास होने के बाद तुम अपील में ये बात नहीं उठा सकते। प्लीज एग्जाम के लिए इसको भी तैयार रखना। तो दोनों सेक्शन की एक एक तैयारी एक एक क्वेश्चन के साथ कर सकते हो। 25 और 26 एग्जाम नाइट, मतलब एग्जाम से 2-3 दिन पहले वाला जो रिवीजन करते हो उसमें देख लेना। आप चाहो तो सीधा यहां पर जाके लिख सकते हो, आप चाहो तो सीधा इस पेज पे यहां जाके लिख सकते हो, पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर। एक और क्वेश्चन अभी जो डिस्कस करूंगा 27, उसको भी लिख दो, यहां पर जाके लिख दो। यहां पर इसी सेक्शन पे जाके लिख दो, यहां पे मस्ट रिवाइज क्वेश्चन नंबर 25, 26 एंड 27, पेज नंबर मार्क कर दो, हो गया। यही तो मैपिंग करनी है आपको, कौन से सेक्शन की तैयारी हमें इधर से करनी है या क्वेश्चन बैंक से करनी है। मैंने पिछली क्लास में भी बताया कुछ क्वेश्चन के बारे में कि देखो अगर तुम्हें 143(1) की तैयारी करनी है तो इस क्वेश्चन की तैयारी कर लो, तुम्हें डीआरपी से रिलेटेड तैयारी करनी है तो इस क्वेश्चन से तैयार कर लो तुम। तो जब हम क्वेश्चन से तैयारी कर लेंगे तो कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ेंगे, ये ध्यान रखना। दोनों जगह टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो तुम पहले मैपिंग कर लो कि तुमको कौन सी चीज कहां से पढ़नी है। मैं यहां से क्या पढ़ के करूंगा, इसमें तो ठीक है जो लिखा है लिखा है।
इससे ठीक से अच्छे से समझ में क्वेश्चन में आएगा तो क्वेश्चन से पढ़ूंगा। क्लियर? इस तरीके से कुछ अपना आप कर लेना मैपिंग। मेरा काम है डिस्कस करना आपके साथ, वो मैं कर दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता भी रहा हूं। सर ये तो तुम्हारा ये लॉ का डिस्कशन हो गया कि नोटिस कब तक मिल जानी चाहिए थी, 30 जून तक एज पर अमेंडमेंट। जो नोटिस का टाइम पीरियड है वो 6 महीने से घटा के कितना कर दिया, 3 महीने। और एक तरह से देखो तो ये नोटिस टाइम बार्ड है। यहां कंक्लूजन आ गया नोटिस गलत है, बट हाउएवर के साथ सेक्शन रेफर हो गया 292B कि नोटिस तुम्हारे ऊपर टाइम पर सर्व नहीं हुई, लेकिन तुमने नोटिस के रिस्पॉन्स पे पार्टिसिपेट कर लिया है प्रोसीडिंग्स में, तुमने असेसमेंट में कॉपरेशन किया है, एसएससी अपीयर्ड कर चुका है असेसिंग ऑफिसर के सामने, तो फिर तुम अब बाद में ये नहीं कह सकते कि नोटिस तुमको टाइम पर नहीं मिली। बट तुम ऑब्जेक्शन करना था तो तुम असेसमेंट में ही करते, बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। सर फाइनली असेसमेंट ऑर्डर कैन नॉट बी चैलेंज्ड क्योंकि तुमने नोटिस का रिस्पॉन्स दे दिया। ठीक, चैलेंज कब किया जा सकता था असेसमेंट ऑर्डर को? जब तुम अपना ऑब्जेक्शन एओ के सामने रेज कर देते। तो ट्विन आंसर है, दोनों तरह का आंसर आप देंगे। अगर मैंने ऑब्जेक्शन फाइल किया है असेसमेंट में तो असेसमेंट ऑर्डर गलत है, मैं अपील में जाऊंगा तो जीतूंगा। लेकिन अगर मैंने ऑब्जेक्शन नोटिस के अगेंस्ट में कोई ऑब्जेक्शन ही फाइल नहीं किया तो आगे मैं असेसमेंट ऑर्डर को गलत नहीं बोल सकता। ठीक, कहता है यहां नोटिस ही इशू नहीं हुई है। 143.3 का असेसमेंट करने के लिए 143.2 का नोटिस इशू होना जरूरी है। कहता है फेल्योर, कैन द फेल्योर ऑन द पार्ट ऑफ द असेसिंग ऑफिसर टू इशू नोटिस बी ट्रीटेड एज डिफेक्ट क्यूरेबल अंडर सेक्शन 292B? क्या बिना नोटिस इशू किए असेसमेंट प्रोसीडिंग्स कंप्लीट जो की गई, क्या वो सही है? ऑल द एससीसी पार्टिसिपेट किया है, मतलब क्या हुआ यहां पे मालूम है? असेसिंग ऑफिसर ने 143.3 में तुम्हारा असेसमेंट कर दिया, तुमको उसके पहले उसे 143.2 का नोटिस भेजना चाहिए था, भेजा ही नहीं। मान लो तुमको 142.1 का नोटिस भेजा, नोटिस का रिप्लाई तुम दिए, तुमने पेपर सबमिट किया, तुम ऑफिस भी आके मेरे से मिले और उसके बेस पर मैंने क्या किया, असेसमेंट कंप्लीट कर दिया। तो ये जो डिफेक्ट है, इस डिफेक्ट में तो सर नोटिस इशू ही नहीं तो हुई तो मिलेगी कैसे? एक होता है मेरे भाई को मिली, कोई बात नहीं। एक होता है 2-3 दिन लेट से मिली, कोई बात नहीं। एक होता है नोटिस स्पीड पोस्ट की जगह ना रजिस्ट्री से मिली, कोई बात नहीं। कुरियर से मिला, कोई बात नहीं। बट यहां तो नोटिस ही नहीं मिला। तो सर एब्सेंस ऑफ नोटिस इतनी बड़ी गलती, जहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि नोटिस इशू करने के बाद ही असेसमेंट हो सकता है, जहां हम लोग पढ़ते हैं कि नोटिस टाइम पर इशू होना चाहिए, टाइम पर छोड़ जो तुमने तो नोटिस ही इशू नहीं किया, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट बोलता है हम कोई बेनिफिट नहीं देंगे, पूरा का पूरा प्रोसेस ही ये नल है, वॉइड है, पूरा का पूरा असेसमेंट ही नल है, वॉइड है, इनवैलिड है। अगर इस असेसमेंट के बेसिस पर कोई डिमांड, टैक्स की डिमांड की गई है, कोई पेनल्टी लेवी की गई है, तो असेसिंग ऑफिसर को न तो पेनल्टी देनी है न टैक्स देना है, आगे अपील में भी कोई जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि असेसमेंट ऑर्डर इटसेल्फ इज अ वॉइड ऑर्डर, अ इनवैलिड ऑर्डर। बस, तो यहां एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, रेड कलर किया हुआ है, एग्जाम के लिए ध्यान रखना, सीआईटी वर्सेस लक्ष्मण दास खंडेलवाल। अब चूंकि रेड किया हुआ है एक, दूसरा सुप्रीम कोर्ट है, तीसरा इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, पढ़ा रहा हूं अपने सामने, तो यहां तुम हरकत मत करना मैसेज करने की कि सर ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट याद करके जाना है, क्या करना है, ऐसे समझो, इसको याद करके जाना है। ठीक, 27 नंबर बोलता है कि भाई किसी भी असेसमेंट को करने के लिए 143.3 के किसी भी असेसमेंट को करने के लिए किसी के भी ऊपर 143.2 की नोटिस मैंडेटरी है। ठीक सर, हाउएवर एक सेक्शन भी है 292BB जो हमारे डिफेक्ट को क्योर कर देता है अगर नोटिस इशू करने में कोई डिफेक्ट हुआ है तो। बट ये जो सेक्शन है 292BB ये कब कैसी गलतियों को क्योर करता है? नोटिस तुमको नहीं मिली, तुम्हारे पड़ोसी को मिली, टाइम पर नहीं मिली, इम्प्रॉपर मैनर में मिली, अगर ऐसी गलती हुई है तो 292BB में हम उस गलती को क्योर कर सकते हैं, वैलिड मान सकते हैं। इशू क्या आया कि सर ओमिशन ऑफ नोटिस, नोटिस ही इशू नहीं हुआ एओ की तरफ से,
क्या हम उस डिफेक्ट को क्योर करके 292BB में ये बोल सकते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, एसएससी तो पार्टिसिपेट किया ही है तो इसीलिए असेसमेंट को वैलिड मानेंगे? जाने अनजाने में एसएससी को नॉलेज नहीं थी और वो रिप्लाई कर गया। बहुत सारे एसएससी को नॉलेज नहीं होती है और बहुत सारा एसएससी क्या होता है, खुद से ही ना होशियार बनता है, रिप्लाई कर देता है। ये बात ध्यान रखना, 5,000 10,000 रुपए बचाने की कोशिश तो कभी लाइफ में मत करना। इनकम टैक्स की जब नोटिस आती है तो एक अच्छे कंसल्टेंट से मिलना चाहिए। हो सकता है वो नोटिस का ही जवाब इस तरीके से दे कि वो नोटिस ही कैंसिल हो जाए। हम डर जाते हैं, हम अपने मन से रिप्लाई दे देते हैं, हम अपने मन से टैक्स जमा कर देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि एक इनकम टैक्स का नोटिस आ गया 142(1) का या 143(2) का। डरना नहीं है, एक अच्छे कंसल्टेंट से मिलना है। लोग जुगाड़ लगाने लग जाते हैं, फोन करने लग जाते हैं, सर मेरे रिलेटिव का एक नोटिस आया है, इसमें देखिए तो क्या करना पड़ेगा। अरे मैं तुमको पढ़ाता हूं, तुम किसी अच्छे टैक्स कंसल्टेंट से मिलो, उसका प्रॉपर रिप्लाई तैयार करो। बहुत सारे इफ एंड बट की एनालिसिस करनी पड़ती है, नोटिस को पढ़ना पड़ता है अच्छे से, और वो किस बेस पे नोटिस दी गई है, कौन सा इंफॉर्मेशन हाथ लगा है डिपार्टमेंट के, मैंने रिटर्न क्या फाइल की थी, बैंक स्टेटमेंट मेरा क्या कहता है, 26AS क्या कहता है, सारा चीज देख के एक अच्छा प्लान बना के रिप्लाई करना पड़ता है। देख रहे हो क्या हुआ यहां, 143(2) की नोटिस नहीं आई और बंदा असेसमेंट में पार्टिसिपेट कर लिया। ऐसे समझो कि एओ ने फोन किया कि अरे तुम्हारा केस स्क्रूटनी में आया है, आ जाओ एक बार ये सब डॉक्यूमेंट लेके। हाँ हाँ सर आ रहे हैं, चला गया। तो अब एओ बोलता है कि ही हैज पार्टिसिपेटेड इन द प्रोसीडिंग्स, ही वाज नोइंग वेरी वेल कि ये असेसमेंट हो रहा है, तो अब को क्यों है ना मना कर रहा है कि ये इनवैलिड है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला सुनो एओ, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है कि तुमने नोटिस ही इशू नहीं किया, और बिना नोटिस के तुमको असेसमेंट करने का कोई राइट नहीं है। यू कैन नॉट गेट द ज्यूरिसडिक्शन ओवर एसएससी फॉर रेगुलर असेसमेंट विदाउट इशूइंग नोटिस। सबसे पहले उसको नोटिस भेज के बताओ। जाने अनजाने में उसने कोई रिप्लाई कर दिया गलती से 142(1) के नोटिस पे ही, तो तुम 143(3) नहीं कर सकते। फिर तो लॉ लिखने का फायदा क्या हुआ अगर ऐसे तुम गलतियों का फायदा उठाओगे तो डांट पड़ी और जजमेंट डिपार्टमेंट के खिलाफ आया। यहां पे कहता है सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि भाई ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है नोटिस इशू करने की, और वो लॉ में क्वाइट क्लियर है। 292BB जो नोटिस को इशू करने के बाद, इशू करने में अगर कुछ गलतियां होती हैं, इनफर्मिटीज, समझ रहे हो, नोटिस इशू करने में अगर कुछ गलतियां होती हैं तो उसको ठीक करता है। तुम्हारा जो कंप्लीट एब्सेंस है नोटिस का, उसको नहीं बचा पाएगा। कौन सा सेक्शन, 292BB, ये ध्यान रखना है। सर नोटिस इमिनेट डिपार्टमेंट से निकलनी चाहिए थी। अगर डिपार्टमेंट से नोटिस निकलने के बाद वो लेट से डिलीवर्ड हुई है, वो किसी और पड़ोसी और पर्सन स्टाफ को डिलीवर हो गई, इम्प्रॉपर मैनर में डिलीवर हो गई, वो अलग बात है। दैट कैन बी क्यूरेबल अंडर सेक्शन 292BB। हम उसे असेसमेंट को वैलिड मान लेंगे अगर एसएससी ड्यूरिंग द असेसमेंट ऑब्जेक्ट नहीं करता है तो। बट यहां आप फायदा नहीं उठा सकते एसएससी की नादानी का। समझ रहे हो, लॉ को लॉ की तरह पढ़े। अननेसेसरी एक सेक्शन 292BB जो कहता है नोटिस इशू करने के बाद अगर उसमें कोई इम्प्रॉपर बातें हुई है तो उसको ठीक किया जा सकता है, असेसमेंट को वैलिड मानेंगे, इनवैलिड नहीं मानेंगे। एसएससी को कुछ कहना था तो असेसमेंट के दौरान कह देता। इस केस में बेचारा एसएससी पार्टिसिपेट किया, कुछ नहीं किया। इसका यह मतलब नहीं कि असेसमेंट वैलिड हो जाए क्योंकि यहां तुमने नोटिस ही इशू नहीं की। प्लीज ध्यान रखना। अब हम लोग सीधा चलते हैं, एक और क्वेश्चन जो मैंने बोला था ये रिपीट हो रहा है। आप इसकी तैयारी ना भी करोगे तो चलेगा क्योंकि ये रिपीट हो रहा है ना। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कहता है एक आदमी जो खत्म हो चुका है, डिपार्टमेंट को यह बात पता है, मान लो मिस्टर ए की डेथ हो गई, अब उसकी जो इनकम की असेसमेंट है उसके बेटे के हाथ में होगी, लीगल हेयर्स बोल के, रिप्रेजेंटेटिव बोल के, और डेथ सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट के पास पहुंच चुका है। बेटे ने बता दिया है कि फादर की डेथ हो चुकी है, मैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूं, फादर की इनकम के जो नोटिस वगैरह की रिप्लाई है वो मैं ही करूंगा। ये सब बात डिपार्टमेंट के साथ तय हो चुकी, बता चुका है। बेटे ने फादर के बारे में सारा अपडेट कर दिया है
एसएससी की डेथ हो चुकी है, डेथ सर्टिफिकेट लगा चुका है, एप्लीकेशन दे चुका है कि अब फादर नहीं रहे हैं, अब जो आपका ये असेसमेंट चल रहा है इसका पार्टिसिपेट मैं करूंगा इन द कैपेसिटी ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। मैं एग्जांपल दे रहा हूं। और एओ ने सब कुछ सुनने के बाद लास्ट में असेसमेंट ऑर्डर किसके नाम पे कर दिया? फादर के नाम पे, जिनकी डेथ हो चुकी है, जो पर्सन है ही नहीं है आज के दिन। यानी पर्सन मीन्स इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मीन्स डेड इंडिविजुअल नहीं, इंडिविजुअल जो जिंदा है। तो जब देखो, एक होता है डिपार्टमेंट अवेयर नहीं है अबाउट द डेथ ऑफ फादर, तो हम 292B का बेनिफिट दे सकते हैं डिपार्टमेंट को। डिपार्टमेंट ने मान लो नॉलेज नहीं थी डेथ की और उसने नोटिस भेज दी फादर के नाम पर, फादर की डेथ हो चुकी है, डिपार्टमेंट को नहीं मालूम था, तो हम 292B में उसको क्योर कर सकते हैं। लेकिन इस केस में क्या हुआ, डिपार्टमेंट को पता है अमलगमेशन हो चुका है, अमलगमेटिंग कंपनी बंद हो चुकी है। अमलगमेशन था, देखो फादर की डेथ पर बेटे के पास आता है कंप्लायंस, ठीक। ऐसे ही अमलगमेशन में क्या पढ़े हैं, कैपिटल गेन के आसपास आपको आइडिया है थोड़ा बहुत। अमलगमेशन में जो पुरानी कंपनी है अमलगमेटिंग कंपनी, वो बंद हो जाती है और अमलगमेटेड कंपनी के पास सारे एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम की रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हो जाती है। सारे कंप्लायंस, टैक्स रिटर्न फाइल करने से लेकर आगे के सारे कंप्लायंस कौन करेगा? अमलगमेटेड कंपनी। तो जो अमलगमेशन हुआ, अप्रूव्ड हो चुका अमलगमेशन सेंट्रल गवर्नमेंट से, अमलगमेटिंग कंपनी बंद हो चुकी, अमलगमेटेड कंपनी अब उस बिजनेस को चला रही है। ये बात एओ को जाके अपडेट किया जा चुका है। सुनो एओ, पुरानी कंपनी ए लिमिटेड बंद हो चुकी है, अमलगमेट हो चुकी है, अब उसका बिजनेस कौन रन कर रहा है? बी लिमिटेड, नई कंपनी, अमलगमेटेड कंपनी। तुमको कोई भी नोटिस असेसमेंट करना है तो नई कंपनी के हाथ पे करना, पुरानी के पे नहीं। मतलब अपडेट कर दिए तो नई के हाथ पे करो ना। एओ ने पुराने के नाम पे नोटिस, पुराने के नाम पर नोटिस, पुराने के नाम पर असेसमेंट, पुराने के नाम पर नोटिस ऑफ डिमांड, केस सुप्रीम कोर्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट ने बोला सुनो सब कुछ इनवैलिड कर दो, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई गई और वहां पर जाके डिपार्टमेंट हार गया। एक और रिसेंट अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को खराब बता दिया है, गलत बता दिया है, मतलब रिवर्स ऑर्डर दिया है। ठीक इसका उल्टा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं नहीं, वैलिड है, इवन दो अमलगमेटिंग कंपनी के नाम पर अगर ऑर्डर पास हो रहा है तो, नोटिस इश्यू हो रही है तो। बट वो जजमेंट रिसेंट का है, 1-2 महीने पहले का है, तो वो अब जजमेंट आया है, अब वो इंस्टीट्यूट अपने मटेरियल में उसको अडॉप्ट करेगी, तब मैं तुमको पढ़ाऊंगा। तो इस प्रोसेस में 6-8 महीने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि कल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और मैंने न्यूज चैनल पे देखा और मैं आज तुमको पढ़ाने लग जाऊं और कल एग्जाम में आ जाएगा। मैं एक बात बता रहा हूं कि ये जजमेंट रिवर्स हो गया है दूसरे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के कारण। ये पुराना है और वो नया है, तो नया वैलिड रहेगा, पुराना हट जाएगा। बट वो चीज आपके सिलेबस में अभी नहीं आई है, तो जो चीज यहां लिखी है वही पढ़ के एग्जाम में जाना है। कोई सीनियर आपको कहे कि नहीं नहीं ये तो जजमेंट अब इनवैलिड है, हाँ सर हमें पता है, लेकिन हमारा थोड़ा कोर्स ना पीछे चलता है, तो इसीलिए यही सर ने बोला है पढ़ के जाने के लिए। 2022 के एग्जाम के लिए तुम सेफ हो। बट फिर वही है, जिन बच्चों का एग्जाम दिसंबर 2022 में है, इंस्टीट्यूट एक सप्लीमेंट्री इशू करती है अगस्त सितंबर में, उसको देख के मैं अपडेट कर दूंगा। ज्यादा अमेंडमेंट, देखो जून दिसंबर में बुक सेम है, असेसमेंट ईयर सेम है। आपका एग्जाम जून में हो या दिसंबर में हो, बुक सेम है, असेसमेंट ईयर सेम है, फाइनेंस एक्ट सेम है, क्वेश्चन सेम है, कोई चेंज नहीं करना है, चाहे जून हो या दिसंबर। जून में बच्चा एक ग्रुप दे रहा है, बच्चा मुझे मैसेज करता है सर मैं दिसंबर में बोथ ग्रुप देना चाहता हूं, 2 रैंक आएगी, तैयारी करने का अच्छे से टाइम मिलेगा, ठीक। मैं बोलता हूं 2 कोई बात नहीं है सर, क्या अमेंडमेंट पढ़नी पड़ेगी? कुछ नहीं, ना के बराबर। सर्कुलर नोटिफिकेशन बहुत कम पढ़ना पड़ता है, 2-3 पेज के बराबर इनकम टैक्स में। हार्डली 5 पेज का सर्कुलर नोटिफिकेशन का अमेंडमेंट आएगा, क्योंकि फाइनेंस एक्ट पढ़ना नहीं है, चेंज नहीं होगा, असेसमेंट ईयर चेंज नहीं होगा, बुक एडिशन सब सेम रहेगी, एडिशन क्लास बुक सब सेम रहेगी, ठीक है। तो यहां पर घबराना नहीं है कि सर कोई जजमेंट सुना है, आया है, इसी से मिलता जुलता। मान लो आप ऑफिस में काम करते हो और सुन लो, तो इतना अपडेट हमारा इंस्टीट्यूट नहीं है कि जो कल जजमेंट आया वो आज एग्जाम के लिए वैलिड हो जाएगा। इतना अपडेट आपको नहीं करना अपने आप को। आइडिया मैं दे चुका हूं। इसमें क्या हुआ, अमलगमेशन हो चुका, ये बात डिपार्टमेंट को अपडेट किया जा चुका है, फिर भी डिपार्टमेंट पुरानी एंटिटी के नाम पर ही नोटिस भेज रहा है। तो अल्टीमेटली कहा गया कि प्रोसीडिंग्स ही गलत है, इस पर हम 292B
का बेनिफिट नहीं दे सकते या 292BB का बेनिफिट नहीं दे सकते। कहता है द कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्कीम ऑफ अमलगमेशन अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 394 ऑफ द कंपनीज एक्ट, और या नया वाला कंपनीज एक्ट, वाज दैट द अमलगमेटिंग कंपनी सीज टू एग्जिस्ट। अमलगमेशन जब अप्रूव्ड हो जाता है, अमलगमेटिंग कंपनी बंद हो जाती है, उसके सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज अमलगमेटेड कंपनी के पास चले जाते हैं। तो यानी एक तरह से ये मरा हुआ आदमी है। इट कुड नॉट देयर आफ्टर बी रिगार्डेड एज अ पर्सन। इनकम टैक्स में हम इसे पर्सन नहीं कहेंगे क्योंकि वो अब सीज टू एग्जिस्ट, कंपनी है ही नहीं, लिक्विडेट हो चुकी, खत्म हो चुकी। ऑल एसेट्स लायबिलिटीज बिजनेस आर नाउ मूव टू अमलगमेटेड कंपनी अगेंस्ट विच असेसमेंट प्रोसीडिंग्स कुड नॉट बी इनिशिएटेड। एक मरा हुआ आदमी जो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, उस पर तुम नोटिस भेज के असेसमेंट स्टार्ट करना चाहते हो या फिर ऑर्डर भी पास कर रहे हो। तो कहता है नोटिस जो 143(2) में इशू हुआ अमलगमेटिंग कंपनी को, उसके पहले ही ठीक है, स्कीम ऑफ अमलगमेशन हैड बीन अप्रूव्ड बाय द हाई कोर्ट। जो नोटिस गई है अमलगमेटिंग कंपनी के नाम से, उसके पहले ही अमलगमेशन की स्कीम अप्रूव्ड हो चुकी है, यानी अमलगमेशन हो चुका, पुरानी कंपनी सीज टू एग्जिस्ट हो गई। एक होता ना नोटिस पहले गया था सर, नहीं, नोटिस तो बाद में गया है सर। कहता है सिंस नोटिस वाज इशूड इन द नेम ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द अमलगमेटेड कंपनी हैड प्रायर टू दैट बीन एड्रेस्ड एज अ कम्युनिकेशन टू द असेसिंग ऑफिसर इंटीमेटिंग द फैक्ट ऑफ अमलगमेशन। अब सोचो एओ की कितनी बदमाशी है, यहां पे बदमाशी कह लो या फिर नहीं देख पाया वो चीज। सर जो अमलगमेशन हुआ स्कीम, वो स्कीम एओ को कम्युनिकेट कर दी गई है कि नाउ दिस पार्टी नेम इज चेंज टू दिस पार्टी नेम बिकॉज ऑफ अमलगमेशन, और ये रहा हाई कोर्ट का अप्रूवल स्कीम। अब ये खत्म है एंटिटी और ये एंटिटी अब चालू है। ये बात अपडेट एज पर लॉ अपडेट कर दी गई है एओ को। तो अगर एओ के सिस्टम में ये बात देखो, हाई कोर्ट में अमलगमेशन हो गया, इनकम टैक्स को मैंने बता दिया, तो अब इनकम टैक्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो अब नई एंटिटी के नाम पे नोटिस भेजे। वो कर नहीं रहा है, वो पुरानी ही एंटिटी के नाम पे नोटिस भेजना चाह रहा है जो अब एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक, तो बोलता है पार्टिसिपेशन इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ अमलगमेटेड कंपनी वुड नॉट क्योर दिस इलीगलिटी, यानी 292B का बेनिफिट नहीं मिलेगा। बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल। बेचारा अमलगमेटेड कंपनी क्या करता, उसने ऑब्जेक्शन किया, वो अब देखो नोटिस आई है तो रिप्लाई तो करना पड़ेगा ना, बाद में बवाल हो गया, उसको क्या पता सुप्रीम कोर्ट में जाके वो जीत जाएगा। नोटिस आई है पुरानी कंपनी के नाम पर, वो जाके कहा है सर आई एम ऑब्जेक्टिंग दिस नोटिस, इस नोटिस के बेसिस पर आप असेसमेंट मत कीजिए, उसने कर दिया, पुराने नाम पे नोटिस भेज दी, तो पुराने नाम पे उसने असेसमेंट कर दिया। कंपनी नहीं है और नाम पुराना चले जा रहा है, एओ ने सिस्टम पे पुराना नाम फिट करके नोटिस भेज दी, तो अब ऑर्डर भी उसने पुराने नाम से भेज दिया। तो वो आगे जाके लड़ाई चलती गई, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में डिसीजन है, यहां एसएससी जीता है। क्या कहा लास्ट में, अमलगमेटेड कंपनी ने उस जो रॉन्ग नोटिस जो एक मरे हुए आदमी के नाम पर यानी अमलगमेटिंग कंपनी के नाम पर इशू हुई थी, उस नोटिस के बेसिस पर जो उसने असेसमेंट में पार्टिसिपेशन किया वो क्योर नहीं है। इट इज सेम थिंग कि तुमने नोटिस ही इशू नहीं की। ठीक है, तो ठीक है, थोड़ी तैयारी इसकी कर लेना अच्छे से। तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ठीक, वो जो लास्ट 5 डेज वाली रिवीजन करते हो ना आप, उसमें जरूर देख लेना ये 3-4 क्वेश्चन लास्ट 5 डेज वाली रिवीजन में। चलिए सर, मोटा मोटी इसमें अब जितने डिस्कशन हमने पढ़ा है उतना तो कर लिए, अब नया डिस्कशन कुछ आज करेंगे और उसके हिसाब से फिर वापस जाएंगे। चलिए सर, आज की क्लास में मैंने बोला था कि आपको मैं फेसलेस असेसमेंट सेक्शन 144B करवाऊंगा। ठीक, और एक क्लास का टॉपिक है, 7-8 पेज की थ्योरी है बेसिकली, बट मैं कोशिश करूंगा कुछ थोड़े बहुत चार्ट्स के थ्रू समझाने का, और अल्टीमेटली इस 6-7 पेज की थ्योरी में ना काम की जो बात है ना एग्जाम के लिए, वो आप समराइज 1 पेज में कर लेना। वो मैं क्लास में पढ़ाते समय बता दूंगा कि ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बात इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट बात की जब तुम समरी बनाओगे तो 1 पेज में इसका निचोड़ आ जाएगा, और बाकी डिस्कशन है। एक प्रोसीड्योर है फेसलेस, उस प्रोसीड्योर को डिस्कशन किया गया है इसके अंदर, उसको हमें और आपको समझना है, बस ध्यान रखना है आपको कि हाँ एक इस तरीके का प्रोसीड्योर है। याद करने का इसमें
बहुत लिमिटेड चीज है, वो मैं आपको क्लास में हिंट करा देता जाऊंगा और मार्क कराता जाऊंगा। और पहले भी मैंने मार्क कर रखा है इसमें थोड़ी बहुत जगह। मतलब 7-8 पेज की थ्योरी देख के आपको घबराना नहीं है। इट इज अ पार्ट ऑफ योर कोर्स। ये तो फेसलेस असेसमेंट है, इसके अलावा एक फेसलेस अपील प्रोसीड्योर भी है और एक फेसलेस पेनल्टी प्रोसीड्योर भी है, जो आपके सिलेबस में नहीं है। सीए फाइनल वाले बच्चे पढ़ते हैं उसको, सीए फाइनल वाले स्टूडेंट्स उसको भी पढ़ते हैं। फेसलेस अपील के प्रोसीड्योर, फेसलेस पेनल्टी के प्रोसीड्योर, 3 प्रोसीड्योर हैं, फेसलेस असेसमेंट के, फेसलेस अपील के और फेसलेस पेनल्टी के। बाकी दोनों आपको नहीं पढ़ने हैं, खाली आपको एक ही पढ़ना है। कौन सा? फेसलेस असेसमेंट, जो आपके सामने है। ये ध्यान रखना। मान लो आपके कोई फ्रेंड्स तीनों प्रोसीड्योर पढ़ रहे हैं और आप मुझे बोलोगे सर आपने तीनों नहीं पढ़ा है, तो आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही है, सीएमए फाइनल के सिलेबस में फेसलेस असेसमेंट, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक, क्लियर? एक और प्रोसीड्योर है फेसलेस अपील प्रोसीड्योर, ऐसा ही लंबा चौड़ा, 2 घंटा उसमें भी लगता है, नहीं है आपके सिलेबस में। फिर एक और प्रोसीड्योर है फेसलेस पेनल्टी स्कीम का, वो भी आपके सिलेबस में नहीं है। तो कोई आपके फ्रेंड्स जो सीए टीचर से पढ़ रहे हैं, फिर वो आपको बोलेंगे ये भी पढ़ो वो भी पढ़ो, तो घबराना नहीं, सिर्फ यही पढ़ना है जो बता रहा हूं आपको। बट आगे जाने से पहले